कैसे हैं आप लोग। आज हम एक विशेष लेखक की रचना पढ़ेंगे, मैक्स मुलर। ये मैक्स मुलर विदेशी हैं, जर्मन साहित्यकार और विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध नामी गिरामी साहित्यकार माने जाते हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर की ये रचना हम भारत से क्या सीखे, उनकी इस रचना को आज हम लोग पढ़ेंगे। भारत के महत्व को और भारत के वैदिक सभ्यता, संस्कृत, साहित्य, हर तरह से भारत की इन्होंने बहुत ज़्यादा मान बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने बड़ाई की है। और जो भारत का असली महत्व है इसको इन्होंने दुनिया के सामने लाया है। तो हम लोग शुरू करें। मैक्स मुलर। जर्मन विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के एक नगर डेउस में हुआ था। उनका जन्म डेउस में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। मैक्स मुलर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विदेशी होते हुए भी इन्होंने संस्कृत शास्त्रों, वेदों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि कई पुस्तकें हैं जिसका उन्होंने जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, पद्य अनुवाद किया। उनमें कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। हितोपदेश संस्कृत की पुस्तक है, कठोपनिषद, केन उपनिषद और कालिदास की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मेघदूत। मेघदूत का इन्होंने भी अपने देश की भाषा जर्मनी में जर्मन भाषा में उसका अनुवाद किया। इनके वेदों के प्रति जो प्रेम था, संस्कृत भाषा के प्रति जो प्रेम था, उसको देख के विवेकानंद जी ने इन्हें वेदांती कहा है। इन्हें विवेकानंद जी ने एक टाइटल दिया है, एक उपनाम दिया है, वेदांतियों का वेदांती। इसको आपको याद रखना होगा। रानी विक्टोरिया ने इनकी व्याख्यान से प्रसन्न होकर इन्हें नाइट की उपाधि देना चाहा कि आप इतना अच्छा, आपको जानकारी है इनके व्याख्यान से प्रसन्न होकर, लेकिन इन्होंने उस उपाधि को स्वीकार नहीं की। नाइट की उपाधि उस समय बहुत महान काम पे दी जाती थी। हम जानते हैं कि उनको टैगोर जी को भी, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी ये उपाधि दिया गया था। उन्होंने भी इस उपाधि को लौटा दिया था जालियांवाला बाग कांड के बाद। खैर, इन्होंने जो उनकी उपाधि को था उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्हें लौटा दिया। ये जो इनका जो ये भाषण है, ये एक भाषण तैयार किया गया था। सिविल सेवा होती थी परीक्षा, जो प्रशासक बड़े अधिकारी बन के आते थे जब भारत गुलाम था, भारत में आते थे। वहीं से बड़े बड़े जो पोस्ट थे वो अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। जब हमारा देश गुलाम था तो वो अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। तो प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सेवा के जो अधिकारी चयनित हुआ, अंग्रेज अधिकारी जब भारत में उन दायित्वों को निभाने आने वाले थे, तो उनको संबोधित करने के लिए एक सभा होती थी, हर साल होती थी। जब वो आने से पहले उन लोग को बताया जाता था कि भारत किस तरह से, आपको किस तरह से वहाँ डील करना है, किस तरह का कि वहाँ की संस्कृति है, लोग किस तरह के हैं, वहाँ का वातावरण किस तरह का है, और वहाँ की सभ्यता, संस्कृति किस प्रकार की है। तो इन सब बातों को बताने के लिए सारे अधिकारी को इकट्ठा किया जाता था। वहीं ये लोग वहीं ये अपनी जाकर अपना व्याख्यान देते हैं। उसी के परिपेक्ष में ये पाठ हमारा है। इन्होंने जो भाषण दिया उसका हिंदी में भाषांतरण किया भवानी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भवानी प्रसाद द्विवेदी ने उनके भाषण को हिंदी में अनुवाद किया। अब हम पाठ पे चले। हमारा पाठ है, भारत से हमने क्या सीखा। भारत एक ऐसा देश है, मैक्स जी के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जो जिसकी प्राकृतिक आभा, सुषमा जो है, प्राकृतिक सुंदरता, वो हमें इस धरती पे स्वर्ग का अनुभव कराती है। भारत को इन्होंने स्वर्ग माना है, क्योंकि स्वर्ग का जो अनुभव, स्वर्गिक सुख का
अनुभव हमें भारत में ही मिलता है। जो लोग हालांकि ये विदेशी थे, इसलिए जो प्लेटो और कांट के जैसे विद्वानों का अनुसरण करते थे, उन लोगों के लिए भी इन्होंने कहा है कि जो लोग यूनानी सभ्यता का अनुकरण करते हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि अपने जीवन में संपूर्णता लाने के लिए, शांति लाने के लिए, अच्छाई लाने के लिए आप इस भारतीय साहित्य को पढ़ें, उसे अपनाएं और अपने इसी जीवन को नहीं बल्कि अपने आगे आने वाले जीवन को भी सुधारें। इन्होंने आगे कहा है कि भारत का जो असली वो है, भारत की जो असली सभ्यता है वो हमें गाँव में देखने को मिलती है। ग्रामवासी नागरिक जो है भारत के जो वास्तविक आनंद हमें ग्रामों में मिलती है और ग्रामवासियों में मिलती है। जो लोग मुंबई कलकत्ता आदि शहर घूम के आ जाते हैं, उनके लिए वो भारत की असली दर्शन नहीं कर पाते हैं। आगे लेखक कहते हैं मैक्स जी कि कई ऐसे चीज़ यहाँ मिल जाएंगे जिसमें प्रमुख जो चीज़ है भारतीय साहित्य, संस्कृत साहित्य, इसका कई जगह इन्होंने इस पाठ में जिक्र किया है। और यहाँ पे देखने लायक बात बताते हैं कि ये यदि आपकी रुचि जंतु विज्ञान में है तो आपको यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु मिलेंगे जिस पे आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि वनस्पति विज्ञान में है तो यहाँ कई प्रकार के औषधीय पौधे मिलेंगे जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। और यदि आपकी रुचि पुरातत्व में है तो यहाँ की जो इमारतें हैं और सिक्के हैं तो यहाँ पर तो उनकी भरमार है। इसी परिप्रेक्ष्य में वो कहते हैं कि पुरातत्व से अगर आपकी रुचि है तो आप नालंदा विश्वविद्यालय है के अवशेष पे अध्ययन कर सकते हैं, या कई प्रकार के यहाँ पर किला है बौद्ध विहार के ध्वंसावशेष मतलब जो टूट चुका है, अभी वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं है, उसका ध्वंस हो चुका है। वो पहले बहुत बड़ी इमारत था लेकिन अब वो टूट गया, अवशेष गिरा गया है, उसके बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक वो कहानी कहते हैं कि वारेन हेस्टिंग जब यहाँ आया भारत में गवर्नर जनरल बन के, तो बनारस के पास उसे दारिस नामक सोने के सिक्कों का भरा एक घड़ा मिला, जिसे वो अपनी मालिक या जो अपने अधिकारी कहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक मंडल था उसको उन्होंने उपहार स्वरूप दे दिया, कि खुश करने के लिए दे दिया कि हमें उपहार दूंगा तो वो हमारे जो अधिकारी हमसे खुश होंगे। उन स्वर्ण मुद्राओं को, उस घड़े से भरे स्वर्ण मुद्राओं को वारेन हेस्टिंग ने उपहार स्वरूप कंपनी के निदेशक मंडल को दे दिया। लेकिन इन्होंने निदेशक मंडल जो था वो इसके महत्व को नहीं समझा और उसको मात्र सोना समझ के उसको गला दिया। वारेन हेस्टिंग जब वापस अपने ड्यूटी पूरा करके, अपना काम पूरा करके जब वो भारत से आता है, तब तक वो उन दुर्लभ स्वर्ण मुद्राओं को नष्ट कर देते हैं। जैसे उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं होता। फिर लेखक कहते हैं यहाँ जो दैवत विज्ञान एक जिसे देवों का विज्ञान, यहाँ देवताओं की कई करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, तो इसकी भी आधारशिला यहीं पे रखी गई। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखा यहाँ निर्मित हुई, भारत में हो सका। जैसे दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा, प्राचीन वैदिक देवी देवताओं के जो स्वरूप देखने को मिला, वो और कहीं किसी और दूसरे देश में हमें नहीं देखने को मिलता। कई प्रकार के यहाँ पे कहावत और लोकोक्तियों का भी चर्चा लेखक ने की है। जैसे एक है शेर की खाल में गधा, तो ये जो कहावत है वो किसी एक कहानी है, विदेश की कहानी, जहाँ एल्फ्रेड ने एक सुंदरी के रूप में
उसको वहाँ की एक जो कहावत है उसको उस नेवले को, नेवला आप समझ रहे हैं, चूहे या नेवले को एक सुंदरी के रूप में उसको बदल देता है। जैसे हम पंचतंत्र में सुनते हैं कि शेर जो शेर गदहा जो है वो शेर की खाल पहन के लोगों को डराता है, या अपने जो जानवर है उनका राजा बन के बैठ जाता है। इस तरह की जैसे शेर के खाल में जो गदहा है, वही बात वहाँ भी उधर की कथाओं में भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर एक चूहे या नेवले को एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित करके एक ऐसी ही कहानी है। दंत कथाओं का भी भरमार है भारत में। कई प्रकार की दंत कथाएं हमें देखने को मिलती है, बौद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित पंचतंत्र के रूप में कई प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। नीति श्लोक भी संस्कृत में जो श्लोक हैं वो भी हमें उस रूप में मिलते हैं। जो शाहनामा भारत, ये लेखक के कहने का मतलब है कि भारत और विदेशों से, फारस से, ईरान से और भी कई देश से भारत का व्यापार होता था, जिस कारण से भारतीय सिक्के वहाँ मिले हैं और वहाँ के सिक्के भारत में मिले हैं। तो शाहनामा एक पुस्तक है मुग़लों के काल का, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की उसमें जीवनी है। तो उसमें भी इस बात को बताया गया है कि आपस में व्यापार होता था, चंदन की वस्तुओं का, हाथी दांत का, बंदर मोर, ये सब वस्तुओं का व्यापार होता था कई देशों से भारत का। भाषा विज्ञान में भी यहाँ पे कहा गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी भारत का जो संबंध है वो कई देशों से है। संस्कृत भाषा के अत्यधिक महत्व को लेखक ने स्वीकार किया है और लैटिन भाषा के साथ इसकी समानता दिखाने का प्रयास किया है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की इन्होंने जन्मदाता भी मान लिया है। यदि विधि शास्त्र और कानून के विद्यार्थी हैं आप, तो भी आपको यहाँ पर विधि संहिता होता था, जिसमें राजा को किस तरह के कानून लागू करने चाहिए। ये सब संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें राजा को किस तरह आचरण करना चाहिए, प्रजा को किस तरह टैक्स कर लेना चाहिए, प्रजा पे किस तरह से शासन करना चाहिए, कौन लोग, कितनी बड़ी सेना होनी चाहिए, कैसे कृषि करना चाहिए, किन लोगों को व्यापार करने देना चाहिए, किन लोगों को सेना में शामिल, इस तरह की बातें उसमें होती थी। एक राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ने सुनने के लिए है। भारत में पंचायतों का, निकायों का जो यहाँ पर सुंदर स्थिति है, शुरू से ही सभा प्राचीन भारत की ही देन है। पहले सभा में ही राजा बैठता था, न्याय करता था। उस तरह की बातें भारत के ऐतिहासिक और संस्कृत के ग्रंथों में प्राप्त होती है। स्थानीय शासन, पंचायत प्रथा की शुरुआत भारत में शुरू से ऐतिहासिक काल से ही है। और एक और इसके साथ बात उन्होंने जोड़ा है, पारसियों के धर्म, जराधुष्ट के धर्म को, पारसियों की ये शरण स्थली मानी जाती है भारत को, क्योंकि भारत के सम्राट थे से पारसियों के धर्म गुरु जरदुष्ट ने आश्रय मांगा, अपने रहने के लिए थोड़ा सा जगह मांगा। तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, तो उसके भी एक कहानी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वैसे ही रह जाऊंगा जैसे पानी में चीनी रहता है, घुल जाता है, उसी तरह मैं आपके समाज में घुल मिल के रह जाऊंगा। तो भारत के राजा ने उनको शरण दी, अपने यहाँ जगह दी। इस बात को भी उन्होंने अपने इस निबंध में लिखा है, अपने भाषण में बताया है। इस तरह से उन्होंने यहाँ की शिक्षा की लोकप्रियता, कानून बनाने की बात और सीखने सिखाने योग्य अनेक बातों का यहाँ पर
चर्चा की है और इसे सीखने सिखाने की एक प्रयोगशाला के रूप में यहाँ पर लेखक ने दिखाया है कि ये जो है सीखने सिखाने की प्रयोगशाला है हमारा भारत। मानव मस्तिष्क के स्वरूप का यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। धर्म के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, दैत विज्ञान के क्षेत्र में, विधि शास्त्र हो, कानून हो, रीति रिवाज हो, परंपरा हो, शिल्प विज्ञान हो, पुरातत्व विज्ञान हो, प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय लोग अग्रणी हैं। कोई भी भारत में अगर कोई भी विश्व में और कई देश हैं जो भारत के बाद ही आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर रीति रिवाज, परंपरा, दैत विज्ञान, भाषा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि शास्त्र, इन सब चीज़ों में भारत ही पहले स्थान पे आता है। कोई भी इन सब मिलके भी यदि इतिहास, एक लेखक ने ये भी किया है जिक्र कि अगर हम सारे स्कूल कॉलेज के इतिहासों को मिला दें और भारत के इतिहास का एक अध्याय भी ले तो ही वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। पाश्चात्य समाज में सारे स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई, इतिहास की पढ़ाई और भारत का केवल एक अध्याय, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। भारत ही आगे निकल जाएगा। और संस्कृत के तो ये विद्वान थे ही। संस्कृत भाषा की बहुत इन्होंने तारीफ़ की है और इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसे बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण माना है। संस्कृत की विशेषता पर भी इन्होंने कई बातें कही हैं। इसको कई बार लैटिन भाषा से संबद्ध बताया है और संस्कृत को अग्रजा माना है कि ये जो संस्कृत भाषा है वो कई भाषाओं की जननी है। कई तरह से इस संस्कृत भाषा को अन्य विदेशी भाषाओं से जोड़ा है और इसे अग्रजा माना है। अग्रजा मतलब होता है आगे जन्म लेने वाला, आगे जन्म लेने वाला या आगे चलने वाला, वही हमारी भाषा संस्कृत है। संस्कृत का के साथ संबंध जोड़ते हुए वे कहते हैं कि संस्कृत में जो, जैसे हम अग्नि, आग को अग्नि कहते हैं, तो लैटिन भाषा में इग्निस, इनका जो है उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन जो है, अग्नि और इग्निस का एक जैसा है। तो इन्होंने इसको से जोड़ के देखा है कि कहीं ना कहीं से इस दोनों का संबंध है। आगे एक और भी उदाहरण उन्होंने दिया है संस्कृत में। संस्कृत में जिसे हम मूस कहते हैं, चूहे को, मूसह, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने चूहे को एक ऐसा नाम दिया जो अन्य कीट पतंगों से वो अलग दिखे और नाम दिया मूस। बाद में कई भाषाओं ने इसको अपनाया और इसी से हम मूस को, चूहे को ही हर जगह, कई जगह, हर जगह तो नहीं लेकिन कई जगह मूस के रूप में नाम पाते हैं। पच्चीकारी का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिखाया है लेखक ने। परिपूर्ण चित्रण हुआ है मंदिरों में, महलों में, इन सब चीज़ों का। कई यहाँ के अवशेष भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेष पर आर्यों की मूल भाषा खड़ा किया गया है। उन लोगों ने अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि थी। ये जो संस्कृति है भारत की, वो कई देशों में कई ओर से फैला हुआ है और संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का इन्होंने हर समय तारीफ किया है और चित्र और पच्चीकारी का भी उससे जोड़ दिया है, पत्थरों के चित्र और पच्चीकारी से। संस्कृत का जिक्र करते हुए आगे वो कहते हैं कि अस्मि, हम उस भाषा की प्रकृति के प्रत्यय की योग से बनी हुई अस्मि और ग्रीक भाषा की एस्मि, दोनों का अर्थ है मैं हूँ। फिर उन्होंने जोड़ा है, जिस तरह से हमने देखा कि मूस को और उस चीज़ को लेखक ने जोड़ा है अग्नि और इग्निस, और मूस को जिस तरह से जोड़ा है उसी तरह लेखक ने अस्मि या एस्मि को, उसका अर्थ हुआ मैं हूँ, उस रूप में जोड़ा है। संस्कृत के महत्व को एक बार फिर लेखक ने कहा और कहा है कि संस्कृत का जो इतिहास है वो 3000 से भी अधिक लंबे काल तक
फैला हुआ है, अर्थात उसका जो इतिहास है संस्कृत के और संस्कृत साहित्य का, वो बहुत पुराना है। इसमें कई बार उन्होंने उदाहरण दे दे के भी इस बात को समझाने का प्रयास किया है। इस पाठ में भारत में कई प्रकार के ज्ञान का तो इन्होंने बार बार जिक्र किया ही है। जैसे भौगोलिक उथल पुथल, अमेरिका के लोग अपने अंग्रेजी मूल सर्वथा भूल जाते हैं, लेकिन 3,000 वर्ष बाद भी भारत के लोग इस बात को याद रखते हैं, अपने साहित्य को महत्व देते हैं और उसको अपनाने का भी प्रयास करते हैं। इतिहास का जो उन्होंने जिक्र किया है, भाषा विज्ञान को निष्कर्ष निकालते हुए, संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किया जा सकते हैं। भाषा विज्ञान को इन्होंने ये बताया है भाषा विज्ञान के बारे में कि उसका महत्व या भाषा विज्ञान को हम कोई निष्कर्ष बिना संस्कृत के नहीं निकाल सकते हैं। संस्कृत का अध्ययन किए बिना भाषा विज्ञान की संपूर्णता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा इतिहास का अध्ययन, जो वास्तविक इतिहास उन्होंने बताया है, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए। ये फ्रेंच उक्ति है, फ्रेंच भाषा की ये स्लोगन है, ये लाइन है, जिसमें वो कहते हैं कि अपने पूर्व को, इतिहास का मतलब होता है अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक आपके पूर्वज चल चुके हैं, उसके बाद से आपकी यात्रा शुरू होती है। विज्ञान के क्षेत्र में या पढ़ाई या किसी भी कर्म में आप विद्या विशारद आगे बढ़ सकते हैं। इतनी बातें, संस्कृत साहित्य जो है हमारा, वो वसुधैव कुटुंब पर आधारित है। सारे लोग जानते हैं। हमारा भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति की भी वो है कि हम वसुधैव कुटुंब के, संसार ही हमारा कुटुंब है, परिवार है हमारा। इस तरह से लेखक ने इस बात को बताया है कि संस्कृत साहित्य पूरे संसार को ही अपना परिवार मानता है। लेखक उन अधिकारियों को, ये जो शुरू होता है ये पाठ, उन अधिकारियों को संबोधित करते हुए होता है। तो अब लास्ट में भी लेखक संबोधित करते हैं उन अधिकारियों को और कहते हैं कि अगले वर्ष, चूँकि उस समय वो पानी के जहाज़ से आते थे, तो उन्होंने कहा है कि अगले वर्ष जब आप भारत पहुँचेंगे तो आपको अनुभव होना चाहिए कि जो लंबी यात्रा के बाद आप भारत पहुँच रहे हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति का जिक्र किया है, एक महान व्यक्ति, खोजकर्ता, विजेता के रूप में उनको दर्शाया है, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स एक समुद्र यात्री हैं और जगह जगह कई देशों का खोज किया उन्होंने, कई जगह गए और वहाँ के बारे में सबको, दुनिया को बताया। तो लेखक ने भी अपने उन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप जाएं तो भारत को ऐसा नहीं समझे कि हम परदेश में आ गए हैं। आपको एक उत्साह के साथ जाना चाहिए, जैसा कि सर विलियम जोन्स गए और उनको वहाँ जब भारत वो पहुँचते हैं तो उन्हें ऐसी अनुभूति होती है। तो उन्होंने अपने अनुभव को इन शब्दों में लिखा है, उन्हीं के शब्दों में आप सुनिए। हाँ, उनके शब्दों में सुनिए। जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में खोए हुए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पीछे भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्र से चारों ओर से घिरे ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। तो एशिया की इस भूमि नानाविध विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों
की दृश्य भूमि मानव प्रतिभा से उत्पन्न के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग, रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा के से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। ये थे विलियम जोन्स के शब्द, जिसमें उन्होंने भारत के वहाँ पहुँचकर भारत जब पहुँचते हैं तो उन्हें अत्यधिक रोमांच का और अत्यधिक खुशी का जो वो है अनुभव होता है। तो वो अपने लेखक अपने अधिकारियों से भी कहते हैं कि आप भी भारत जाइए तो आपको भी ऐसे ही आनंद की अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दिमाग में कभी नहीं लाना है कि आप किसी विदेश में गए हैं। इस तरह से सर जोन्स की तरह आपको भी अनुभव करना है कि हम आप जहाँ आए हैं वहाँ हम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं और कई प्रकार से यहाँ पर हम सीख सकते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अधिकारियों को विलियम जोन्स जैसे सपने देखने को कहते हैं। लेखक जिन अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं उनको कहते हैं विलियम जोन्स की तरह सपने देखने को कहते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो एक नए सिकंदर के रूप में विलियम जोन्स को बताते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जब सिकंदर आया था तो यहीं से उसकी विजय यात्रा यहीं पे रुकी थी और फिर यहीं से वो निराश होकर वापस लौट गया था। तो उसी तरह नए सिकंदर भी जो भारत में आएंगे वो भी निराश होकर लौट जाएंगे, क्योंकि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उनके लिए विजय करने को कुछ शेष बचा ही नहीं रहेगा। इसलिए वो यहीं से निराश होकर लौट जाएंगे। भारत भूमि इतनी महान है, पवित्र है। इस तरह से हम इस कहानी को, इस भाषण रूपी निबंध को हम लोग देखते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। समस्त भूमंडल में सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक ने भारत को शुरू में ही पहले ही पैराग्राफ में बताया है कि वह स्वर्ग जैसे आनंद देने वाला भारत भूमि है, हमें एहसास कराती है स्वर्ग का, क्योंकि यहाँ जो भारत है वो प्राकृतिक संपदा से हर क्षेत्र में बड़ी भरपूर यहाँ पर है। चाहे वो जंतु विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो या पुरातत्व विज्ञान हो, हर तरह से भारत जो है परिपूर्ण है और प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक कि भारत हमारा देश इतना सुंदर है, इसलिए लेखक ने इस तरह की बात कही है। दूसरा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? तो हमने पढ़ा ही, भारत के सच्चे दर्शन गांव में होते हैं, शहर बम्बई कलकत्ता में नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ तक पाश्चात्य सभ्यता अभी कम पहुँची है, बल्कि नहीं पहुँची है। और जो असली भारत है वो गांव में ही देखने को मिलती है। तीसरा, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत को जो पहचान सकता है वो जो भारत के वो उनके लिए है जो भारत के प्रति प्रेम रखता है, भारत की संस्कृति को, साहित्य को, संस्कृत के जो सारे इतिहास हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनको जानता है और उनके महत्व को स्वीकार करता है। न कि पाश्चात्य सभ्यता की ओर जो आज के लोग भाग रहे हैं, वैसा नहीं है। वही दृष्टि जरूरी है, वांछनीय है, तभी वो भारत को पहचान सकेंगे और भारत के महत्व को स्वीकार के भारत की संस्कृति को अपना सकेंगे। चौथा, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो लेखक ने वनस्पति विज्ञान में रुचि रखने वाले के लिए भी भारत सही जगह है। भूविज्ञान के लिए, भूगोल के बारे में भी जो जानना चाहते हैं उसके लिए भी भारत सही जगह है। जो पुरातत्व विज्ञान जानना चाहते हैं, जंतु विज्ञान में जो इंटरेस्ट रखते हैं, सारे लोगों के लिए भारत जो है वो अच्छी जगह है। विशेष क्षेत्र में जो इन विशेष क्षेत्रों में जो रुचि रखते हैं उनके लिए ये भारत जो है, भारत का जो प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब ऊपरी से जो भारत का जो ज्ञान होना आवश्यक है, वो यहाँ पर अपना अध्ययन कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को लेखक ने कहा है।
पांचवा, लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? वही जो सोने के सिक्के वारेन हेस्टिंग को मिले थे बनारस के पास, उसको उन्होंने कंपनी के निदेशक को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक को खुश करने के लिए दे दिया था, उपहार स्वरूप दिया था, जिसको कंपनी के निदेशक ने एक सोना, आम सोना समझ के बहुमूल्य दुर्लभ स्वर्ण सिक्कों को गला दिया। इस तरह से उस का हवाला को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का नाम दिया है लेखक ने। छठवां, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो नीति कथाएं भारत में कई तरह की हैं। दंत कथाएं हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध में, जैन धर्म से संबंध में, और ये पंचतंत्र जो है, या संस्कृत में कई श्लोक हैं, वो सब नीति कथाएं हैं जो बताती हैं कि जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, किसी परिस्थिति में हमें किस तरह से निर्णय लेना चाहिए। ये नीति कथाएं हमें बताती हैं कि जीवन को किस तरह से मर्यादित और सुंदर बना सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? तो लेखक ने व्यापार सिक्कों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से कई बार इसको प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जो भारत के व्यापारिक संबंध है वो आपस में यूरोप के, फारस के देशों के साथ, ईरान के साथ हुआ करता था प्राचीन काल से ही। शाहनामा में भी उन्होंने बताया कि शाहनामा में भी इस तरह का जो पुस्तक है उसमें भी वर्णन है कि भारत का व्यापार कई देशों के साथ प्राचीन काल से ही है। भारत में ग्राम पंचायतों के किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें? तो ग्राम पंचायतों को स्थानीय निकाय के लिए लेखक ने स्थानीय निकायों को, ग्राम पंचायतों को इसके लिए अच्छा बताया है क्योंकि वहाँ जो समस्याएं हैं, किसी तरह की समस्याएं हो, अच्छे तरीके से और जल्दी से निपटारा होता है उसका। समस्याओं का समाधान गाँव में अगर पंचायत करती है तो अच्छे से होती है और जल्दी होती है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्म का तो पूछिए मत, यहाँ पर कितने धर्म हैं, लेकिन सभी आपस में एक दूसरे से मिल के रहते हैं। जराधुष्ट और पारसियों को भारत के राजा ने सहारा भी दिया, शरण भी दिया। इस बात को भी लेखक ने इस पाठ में चर्चा की है। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, भारत में धर्म का अत्यधिक महत्व दिया जाता है और धर्म से विचलित होना यहाँ पर कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि अपने अपने धर्म का पालन करें और करते भी हैं। 10वां है, भारत किस तरह अतीत के सुदूर भविष्य से जोड़ता है? तो यहाँ पर लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि भारत संस्कृत साहित्य के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, दंत कथाओं के माध्यम से अपने आप को इतिहास को और भविष्य को, अतीत को और भविष्य को जोड़ने का प्रयास करता है। कई बातें उसमें वर्णित है भविष्य दृष्टा के रूप में। उसमें जो बातें हैं जो बाद में चल के घटित हुई, इस तरह से वो एक जो हमारा ग्रंथ है, वेद है, वो भविष्य वक्ता के रूप में देखते हैं। इसीलिए इसको अतीत और भविष्य दोनों को जोड़ के देखा गया है। 11, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताया? पहले तो इन्होंने बताया कि 3000 वर्ष पुराना हमारा संस्कृत साहित्य है, और इन्होंने ये भी बताया कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, अग्रजा इसे कहा है, आगे जन्म लेने वाली इस भाषा को कहा है। और इस साहित्य को पढ़ने वाले, जानने वाले अपने इसी जीवन को नहीं बल्कि आने वाले जीवन को भी सुधार लेते हैं, अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाते हैं। 12 क्वेश्चन, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है? तो लेखक ने 12 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक इतिहास उसे ही माना है जो जहाँ से इतिहास हमारे पूर्वज पूरा कर चुके हैं और जो आने वाली पीढ़ी उसको वहाँ से शुरू करे। जो हमारा इतिहास है उसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जहाँ तक अपने इतिहास को, भाषा को, संस्कृति को, विज्ञान को जहाँ तक पहुँचाया है, उसके बाद से आने वाली पीढ़ी का उसका
काम है कि वो उस इतिहास को आगे बढ़ाएं। इसी चीज़ को उन्होंने वास्तविक इतिहास कहा है और अतीत और भविष्य से तो जोड़ा ही है इसको। 13 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए हैं। तो संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन से तो पहले ये पता चला है कि आर्य एक ही जगह रहते थे। आर्य जब तो उस जगह से आर्य कई भागों में, विश्व के कई स्थलों में जब निकले वहाँ से, तो वहाँ से अपनी सभ्यता संस्कृति को भी लेके चले वहीं से। तो उन आर्य आगे चल के कई जगहों पे जाके बस गए, लेकिन जो उनकी मूल प्रवृत्ति थी, मूल जो उनकी पहचान था या भाषा में जो समानता दिखाने का प्रयास किया लेखक ने, उसी के कारण लेखक ने माना है कि आर्य पहले, बहुत पहले एक ही जगह थे, बाद में उन्होंने विश्व में कई जगहों पर जाकर बस गए। और इसका संस्कृत भाषा के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि संस्कृत भाषा जो है वो संस्कृत भाषा और दूसरी भाषा के अध्ययन से इस बात का हमें लाभ यही मिलता है कि पहले तो आर्यों के बारे में पता चलता है, फिर व्यापार के बारे में भी पता चलता है, अपने अतीत के बारे में पता चलता है और साथ साथ भविष्य के बारे में भी संस्कृत साहित्य में पता चलता है कि हमारे आने वाला भविष्य कैसा होगा, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी विधि व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए। सारी बातें संस्कृत साहित्य में हमको देखने को मिलती हैं। लेखक ने भारत के लिए आगंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए कहा। तो लेखक ने, हमने बताया आपको पहले ही, विलियम जोन्स की तरह सपने देखने को कहा कि वो एकदम ललायित थे कि भारत में उतरने के लिए रोमांचित थे। उसी तरह आप भी भारत में जाइए और हर तरह का काम वहाँ पे आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जैसा कि विलियम जोन्स जाकर वहाँ आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। 15, लेखक ने नया सिकंदर किससे कहा है। विलियम जोन्स को ही नया सिकंदर कहा है। लेखक ने ऐसा कहना उचित क्यों लेखक ऐसा कहना क्यों उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो यही है कि जो महान सिकंदर था, भारत को जीतने, दुनिया जीत के जब वो भारत में आया तो यहीं से उसकी विजय यात्रा रुक जाती है। तो यही कहते हैं कि नया सिकंदर भी आएगा तो वो, उसको भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी भी विजय यात्रा यहीं पे रुक जाएगी। अब हम देखेंगे वाक्यों में विशेषण और विशेष्य का चुनाव। तो पहले हम विशेषण और विशेष्य देख लें। विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सारे बच्चे जानते हैं ना। और विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेष्य उसे कहते हैं जो जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे राम तेज है, इसमें विशेषण क्या हो गया, तेज। और कौन विशेष हो गया, राम। किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की, तो राम विशेष हो गया और विशेषण हो गया तेज। यहाँ पे देखिए उत्कृष्टतम, पहला उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार, ये है। तो इसमें हम उत्कृष्टतम और सर्वप्रथम विशेषण हो गया और उपलब्धियां और साक्षात्कार विशेष्य हो गया। दूसरा है प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोग। तो इसमें दार्शनिकों और यूरोपियन विशेषण हो गया, दार्शनिकों और यूरोपियन विशेषण हो गया और इसमें विशेष हो गया अध्ययन। प्लेटो कांट संज्ञा हो गया। तीसरा है अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन, इसमें शाश्वत विशेषण है और जीवन विशेष है। अगला भी विशेषण है। चौथा है, चौथा घ 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों आज का भारत भी। तो यहाँ पर पुराना विशेषण है, यहाँ पर पुराना विशेषण है और 2-3 हजार वर्ष उस ये नंबर हो गया, इसका पुराना विशेषण हो गया। आज का भारत ही, तो भारत विशेष हो गया क्योंकि भारत की विशेषता बताई जा रही है। भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ, मधुर इसमें विशेषण हो गया। बचपन
विशेष हो गया, क्योंकि बचपन की विशेषता बताई जा रही है। बचपन यहाँ पर भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ, यहाँ पर मधुर विशेषण हुआ, मधुर स्मृतियाँ विशेषण हुआ, और भूले बिसरे भी विशेषण हुआ। किस बचपन विशेष्य हो गया। और लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी, तो अजनबिया विशेषण हो गया, बर्बर भी विशेषण हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि विशेषण वो है जो विशेषता बताए संज्ञा सर्वनाम की, और विशेष वो है जिसके बारे में जिसकी विशेषता जिसके बारे में जिसकी विशेषता बताया जाए। अब हम देखेंगे अग्रजा। अग्रजा की तरह जा प्रत्यय जोड़कर 3-3 शब्द बनाए। तो अग्रज जा का हो जाएगा भूमिजा। इस तरह से प्रत्यय जोड़कर बनाना है, मतलब जा लगाकर आपको बनाना है भूमिजा। और एक आप बताइए। अग्रजा भूमिजा, इन तीनों का विशेषण बताइए आप लोग। और आगे हम देखें निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाएं। तो प्र का हम बनाते हैं प्र का प्रशासन हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। और निह का निरोग, निश्वास, निश्चल। अनु एक उपसर्ग है, उससे आप हम बनाएंगे अनुराधा, अनुराग, अनुरूप। ये 3 शब्द हो गए। अभि से हम बना सकते हैं अभिनेता, अभियोग, अभिशाप। और वी से बना सकते हैं विदेश, विभाग और विनाश। इस तरह से ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर कहूँगी कि आप लोग का इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लें तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम आराम से हो जाएगा। आप लोग को बार बार इसको देखना है, और हिंदी को एकदम मन लगा के पढ़ना है। हिंदी में अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, और साथ में इसको आगे के लिए भी इसके बारे में सोचना है कि हम इसको आगे चल के अपने विषय के रूप में अपनाएं। इन्होंने इस पाठ की विशेषता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस पाठ को एक विदेशी आदमी ने इतना अधिक भारतीय सभ्यता संस्कृति को महत्व दिया है, जबकि भारतीय लोग विदेशी सभ्यता के पीछे दौड़ रहे हैं। वैसी स्थिति में इस विषय और इस पाठ की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ओके, हम फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। फिर कहेंगे कि आप लोग इसको देखिए, और ये दिमाग में मत रखिए कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में, इसको जरा सा भी ध्यान से देखिएगा 2 बार 3 बार, तो आपको दोनों आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फिर से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।